रूप में मेरे नोट्स में भी है, स्लाइड्स में भी, दोनों में मैं दिखाऊंगी। तरीके दोनों के लिखने के अलग है। इस स्लाइड में आपका सिंपल शॉर्ट वे में तरीका दिया हुआ है। एनर्जेटिक्स मतलब ग्लाइकोलिसिस का हमारी सिग्निफिकेंस क्या है। ग्लाइकोलिसिस से जैसे कि मैंने उस शुरू में भी आपका ग्लाइकोलिसिस का सिग्निफिकेंस बताया था कि हमारा ब्रेन को काम करने में या हमारे मसल्स को काम करने में जो तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी जो है हमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ही मिलती है। तो अंडर एनारोबिक कंडीशन टू एटीपी आर सिंथेसाइज्ड। जैसे कि शुरू में आपको बोला था कि 2 एटीपी जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं एनारोबिक कंडीशन में। एंड अंडर एरोबिक कंडीशन 8 एटीपी एंड 6 एटीपी आर सिंथेसाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द शटल पाथवे द ऑपरेटर्स। और बाकी के 6 और 8 एटीपी जो होते हैं वो एरोबिक कंडीशन में जो होते हैं वो आपके बनते हैं। कैसे? तो इन्होंने यहाँ पर 4 कॉलम बनाया है। रिएक्शन है, एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल, एटीपी कंज्यूम और एटीपी फॉर्म्ड। एटीपी यदि इस्तेमाल हो रही है तो उसके लिए रिएक्शन वही है जो आपने अभी देखा था, जो कल आपने बनाया था उसका ग्लाइकोलिसिस का। तो पहला रिएक्शन देखो आप अपने साइकिल में देखना, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको साथ में चलाऊंगी। आपका जो है ये जो आपकी साइकिल थी, इसमें जो हमारा ये वाला जो प्रोसेस है कि जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेडिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 NAD 2 NADH2 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और कल मैंने आपको बताया था कि जो एक NAD जब NADH2 में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो 2 तरीके से होता है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेथड से होता है और एक सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन मेथड से होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेथड भी मैं आपको अभी लास्ट में समझा दूंगी। वैसे मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट ईयर में आए हो और या बॉटनी में भी आपने ये पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में भी ये आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेथड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा। वो बात अलग है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो उसके दौरान क्या होता है कि जब एक NAD/NADH2 में उसका जो होता है रिडक्शन होता है तो उस दौरान 3 ATP का सिंथेसिस हो रहा है। और उस रिएक्शन में कितने NAD बन रहे हैं, 2 NAD। 2 NADH2 में आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, नंबर 2 लिखा है। तो जब एक NAD/NADH2 में होता है तो बनते हैं हमारे 3 ATP। तो 2 हैं तो कितने ATP बनेंगे, 6 ATP। तो उस रिएक्शन से एटीपी तो कोई कंज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन एटीपी कितने फॉर्म हो रहे हैं, 6 एटीपी बन रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है 1,3 जो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाई को बिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जहां डाई है उसको BIS भी लिखते हैं, दोनों का मतलब दो होता है। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल रहा है तो वहां पर भी आप देखिए कि 2 एटीपी बन रहे हैं। और जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से जो फिर से पायरुविक एसिड्स बन रहा है, तो यहाँ पर भी आप ये इसमें देखिए, यहाँ पर तो डायरेक्ट तो एडीपी जो है वो 2 एटीपी बना रहा है। तो ऊपर वाले रिएक्शन में NAD से NADH2 बनने में 6 एटीपी बने, फिर 6 2 8। उसके बाद जो है लास्ट वाले रिएक्शन में भी आप देख रहे हो 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जब पायरुविक एसिड्स में बदल रहा है तो 2 एटीपी ये बन रहे हैं। तो 6 2 8 2 10 कितने बने एटीपी, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो टोटल एटीपी कितने बने, 10 10। एटीपी बने। लेकिन हमने जब शुरू के रिएक्शन में देखा था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में 1 एटीपी का इस्तेमाल हो रहा था। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने पर भी 1 एटीपी का यूज हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर देखिए एटीपी टूट रहा है एडीपी में, एरो का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2 एटीपी जो है यहाँ पर कंज्यूम हो जा रहे हैं। तो टोटल हमें प्राप्त हुए 10 एटीपी और 10 एटीपी में 2 एटीपी क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। तो टोटल हमें कितने एटीपी मिले, 8 एटीपी। कितने मिले, 8। 10 - 2 करोगे तो 8 ही आएगा ना। तो ये दिया कि ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रोसेस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये याद रखना। इस प्रोसेस में एटीपी के 4 मॉलिक्यूल बनते हैं जिसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल का यूज फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में कर लिया जाता है। और टोटल जो नेट गेन है 2 एटीपी मॉलिक्यूल का होता है।
और उसके बाद इन्होंने बाकी के ये एरोबिक प्रोसेस के लिए है। एरोबिक प्रोसेस में बात जो टोटल आपके एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं वो 8 बनते हैं, जो उसमें लिखा था 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्लस 6 एटीपी, तो 8 एटीपी और प्लस जो है 10 एटीपी बने। उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल सा ये आप रिएक्शन याद रखना कि आपके इस तरह से पहले वाले इस रिएक्शन में बनते हैं 6 एटीपी, दूसरे वाले रिएक्शन में बनते हैं 2 एटीपी और तीसरे वाले में बनते हैं 2 एटीपी। लेकिन जो शुरुआत के 2 रिएक्शन से उसमें 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए 2 एटीपी कंज्यूम हो गए तो 10 - 2 तो बचता है 8 एटीपी। तो हमेशा जब भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में हमको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोलिसिस में हमें टोटल नेट गेन जो एनर्जी मिलती है वो 8 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। कितने मिलते हैं हमें? 8। समझ में आ गया 8 मॉलिक्यूल कैसे मिले? Yes, ma'am. अब उसके बाद जो है हम सेकेंड स्टेप्स पढ़ेंगे। इसमें सेकेंड स्टेप्स नहीं दिया, लेकिन जो उसमें हमने पढ़ा था सेकेंड स्टेप्स, यहाँ पर आपके नोट से मैं पढ़ाऊंगी आपको सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप्स में था कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड्स। अब पायरुविक एसिड जो है वो आगे चलकर ब्रेक डाउन होता है। पायरुविक एसिड्स का जो अब जो प्रोसेस होगी वो यदि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में अलग तरीके की होगी, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में अलग तरीके की होगी। मैंने आपको बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक में अंतर क्या है कि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में उसमें जो पूरी साइकिल है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो पूरे 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जबकि एनारोबिक में जो पायरुविक एसिड्स है वही आगे चलकर डायरेक्ट जो है वो आपका किस में बना लेगा, अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड्स में टूट जाएगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और कम एनर्जी निकलती है, तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं तो जो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है, अब वो इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बनाता है। उसका मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है और वो एसिटिल क्रो एंजाइम्स बनाता है। तो यहाँ पर ये चीज वही उसी में नोट्स में लिखा है कि एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन में। तो पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड्स। यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड्स के ब्रेकडाउन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम्स ए एंड सेकंड इज क्रैब साइकिल या टीसीए। तो जो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस से जो प्राप्त पायरुविक एसिड्स है उसका डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है और वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाने पर वो जो पायरुविक एसिड्स है वो कोएंजाइम्स एसिटिल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट हो जाता है और यह प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। अभी तक जितनी प्रोसेस हो रही है ग्लाइकोलिसिस और ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है। और जब ये एसिटिल कोएंजाइम जो होता है, ये जो बनता है, ये आगे चलकर फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है पायरुविक एसिड्स प्लस कोएंजाइम्स ए प्लस एनएडी, तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स बनता है और इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस NADH2 और CO2 होते हैं। तो यहाँ पर भी कोएंजाइम्स वर्क करता है, NAD से NADH2 बनता है और इसके साथ कोएंजाइम्स ए जुड़ जाते हैं और ये पायरुविक एसिड्स कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम्स ए में। एसिटिल कोएंजाइम्स ए बनने के बाद ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद जो उसका ब्रेकडाउन होगा आगे फर्दर जो प्रोसेस चलेगी उसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल, या इस साइकिल के बहुत सारे नाम है, इसको बोलते हैं, देखिए इसके नाम है क्रैब साइकिल या आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या एम्फीबोलिक पाथवे भी इसको बोलते हैं या ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस के बहुत सारे नाम बताए थे, उसी तरह से क्रैब साइकिल के भी बहुत सारे नाम होते हैं। क्रैब साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे के सारे जो है 3 कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, तो इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे इसलिए बोलते हैं, एम्फी का मतलब होता है बोथ। इस प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म भी होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं जिनसे आगे चलकर एमिनो एसिड्स या प्रोटीन का सिंथेसिस भी किया जाता है। तो इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, इसलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, इसमें मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड्स बनता है, जो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने इसमें प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो सारे के सारे एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है, अभी तक जितनी प्रोसेस थी ग्लाइकोलिसिस और सेकेंड स्टेप्स वो सब साइटोप्लाज्म में हो रही थी, लेकिन जो ये साइकिल होती है क्रैब साइकिल, ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस को साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोला था, इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन बोलते हैं।
तो पायरुविक एसिड से क्या हुआ, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना एसिटिल कोएंजाइम से, ये वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जहां पर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 और H2O। तो जो मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो मेन प्रोडक्ट है CO2 और H2O, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और इस साइकिल का जो पाथवे का जो सारा जो विवरण है, वो H.A. क्रैप्स नामक साइंटिस्ट ने 1943 में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। इसलिए इसके नाम पर इसके साइकिल को हमने बोला क्रैप साइकिल बोलते हैं। यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस साइकिल में ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल कहते हैं। जो चीज मैंने आपको अभी ऊपर डिस्क्राइब की, वही सारी चीजें इसमें डिटेल में लिखी हुई है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में स्टोर एनर्जी का केवल 10% ही एटीपी के रूप में निकलता है, लेकिन बाकी की जो शेष एनर्जी है, जो हम लोग रिएक्शन में शुरू में लिखे ना 674 किलो कैलोरी, हम एटीपी के रूप में नहीं लिखते, हम उसको एटीपी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो हमें तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से 8 एटीपी मिली, लेकिन बाकी की जो एनर्जी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्रैप साइकिल से मिलती है, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। यदि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगी। जैसे कि जो बैक्टीरिया में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है और बैक्टीरिया बहुत सारे एनारोबिक होते हैं, तो उनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसमें एसिटिल कोएंजाइम्स बनता नहीं है, डायरेक्ट उसमें जो है ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स में चेंज हो जाता है। तो ये जो इसमें होती है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी बनती है। और इसमें एसिटिल कोएंजाइम्स का ऑक्सीडेशन अनेक छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। तो ये इसकी साइकिल है, आप देख रहे हो। तो पायरुविक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम से बना है, और एसिटिल कोएंजाइम्स में NAD NADH2 में एनर्जी यूज होती है। यहाँ पर भी NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो सबसे पहले ऑक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन होता है। OAA लिखा है, OAA का मतलब होता है ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड। ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होकर ये सेकेंड नंबरिंग जो पड़ी है ना, नंबरिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर है, यहाँ से स्टार्ट होता है रिएक्शन। ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं सिट्रिक एसिड्स। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट चूंकि सिट्रिक एसिड्स बनता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड्स बोलते हैं। सिट्रिक एसिड्स आगे चलकर क्या बनता है, सिस एकोनेटिक एसिड्स बनाता है। सिस एकोनेटिक एसिड्स आगे चलकर आइसोसिट्रिक एसिड्स बनाता है। यहाँ पर जो नंबरिंग दी गई है वो एंजाइम्स के नाम की नंबरिंग है। आप चाहे तो उनके बीच में एंजाइम्स के नाम लिख सकते हैं, या चाहे तो आप नंबर डाल के सारे एंजाइम्स के नाम, जैसे पहला नंबर का एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पहला नंबर ये है। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम से का बनना ये पहला नंबर है, और यहाँ पर एंजाइम्स का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा एंजाइम जो है ऑक्सिलिक एसिड्स और एसिटिल कोएंजाइम मिलकर सिट्रिक एसिड्स बनाएंगे, तो इसका नाम है साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम्स। एंजाइम्स का नाम यदि आपको एंड प्रोडक्ट याद है ना, तो एंजाइम्स का नाम बहुत इजी लिख सकते हैं आप। सिट्रिक एसिड्स बन रहा है तो सबस्ट्रेट, पहले सबस्ट्रेट का नाम आता है, बाद में एंजाइम्स का नाम आता है। तो इस सिट्रिक एसिड बना रहा है तो एंजाइम्स का नाम हो गया सिट्रेट सिंथेटेज। उसके बाद सिट्रिक एसिड से सिस एकोनेटेज बन रहा है तो इसका नाम हो जाएगा एकोनेटेज डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये सब अलग अलग एंजाइम्स, चूंकि CO2 निकल रहा है तो डिकार्बोक्सिलेज बोलेंगे, और NAD और NADH2 जहां पर भी ये एरो आएंगे तो वहां पर बिना आपको याद किए सिर्फ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स का नाम लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, अब आइसोसिट्रिक एसिड से फिर से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड्स बन रहा है। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड्स बनने में CO2 निकल रही है और NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तब NADH2 कन्वर्ट हो रहा है तो एंजाइम्स का नाम हो गया डिहाइड्रोजिनेस, और सबस्ट्रेट है आइसोसिट्रिक एसिड्स, तो एंजाइम्स का नाम हो जाएगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स। इस तरह से एंजाइम्स के नाम, यदि आपको ये याद रहे कि कहाँ पर NAD NADH2 बन रहा है, कहाँ पर ATP ADP में बन रहा है, या ADP ATP बना रहा है, तो आपको एंजाइम्स, और जहां पर भी ATP और ADP का एरो आता है वहां पर काइनेज एंजाइम्स आता है। तो कुछ एंजाइम्स, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही वहां पर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स। तो इस तरह से एंजाइम्स के नाम रटने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत भी यदि आप समझ के करोगे तो आपको याद हो जाता है। अब ये जो बना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड्स, ये बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम्स। सक्सिनाइल कोएंजाइम्स के दौरान फिर से CO2 निकल रहा है और NAD NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। सक्सिनाइल कोएंजाइम्स जो है वो आगे चलकर सक्सिनिक एसिड्स बनाता है। सक्सिनिक एसिड्स में आप देख रहे हो GDP जो होता है, जैसे ATP होता है 4 नाइट्रोजनस बेस से बनते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो GDP का मतलब है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, और उससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम्स आगे चलकर सक्सिनिक एसिड्स बना रहा है। सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड्स बनाता है। फ्यूमेरिक एसिड्स में भी आप देख रहे हो FAD FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, F है वो P जैसा दिख रहा है, और फ्यूमेरिक एसिड्स में एक वाटर मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है, ये बना लेता है मैलिक एसिड्स।
मैलिक एसिड फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड्स बनाता है और यहाँ पर फिर से NAD में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरी साइकिल में जितने जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे एसिड हैं। तो आप ये देखिए कहाँ-कहाँ NAD में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले NAD हो रही है पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम्स में एक NAD बन रहा है। फिर उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स बनने में NAD बन रहा है। फिर अल्फा कीटो से सक्सिनाइल बनने में NAD तो ये तीसरा NAD हो गया। यहाँ पर GDP और GTP डायरेक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर FAD में बन रहा है। और चौथा जो हो गया NAD, तो आपके 1 2 3 4 NAD बन रहे हैं। बाकी ये GDP FAD ये बीच में 2 और बन रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आप सारा देख रहे हो, ये सारे सिंपल प्रोडक्ट है। इसको एम्फीबोलिक पाथवे इसलिए कहते हैं कि इसमें ये आप देख रहे हो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स बन रहा है। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स आगे चलकर ग्लूटेमिक नामक क्या बनाता है, एमिनो एसिड्स बनाता है। ग्लूटेमिक एमिनो एसिड्स बनाता है, तो इससे एनाबॉलिज्म प्रोसेस भी होती है। इसमें बनने वाले जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो सिंथेसिस का भी काम साथ साथ करते रहते हैं। इसलिए ये एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें कि ये ब्रेक डाउन भी हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट टूट भी रहे हैं और साथ में जो उनसे बन रहे हैं उनसे सिंथेसिस भी हो रहा है। इसलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है। तो ये हो गए क्रैब साइकिल। तो समझ में आ गया क्रैब साइकिल? समझ में आ गई क्रैब साइकिल? Yes, ma'am. हाँ, सिंपल साइकिल है। आपको बस नाम याद करना है कि सिट्रिक एसिड्स के बाद आइसोसिट्रिक, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको इसमें साइकिल में बनाना बहुत जरूरी रहता है वो है कहाँ पर NAD में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ FAD में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ ADP में टूट रहा है या ADP बना रहा है। ये चीजें जरूर आपको रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा कि किस रिएक्शन में हमें कौन सा ये शो करना है, जो ग्रीन कलर से मैंने इसमें साइकिल में शो कर रखा है। एंजाइम्स आप अलग से नाम लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हम ATP का कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो क्रैब साइकिल के ये सारे स्टेप्स इसको अलग अलग दिए हैं। अब हमको पढ़ना है एनर्जी रिलेशन ऑफ क्रैब साइकिल, कि हमें क्रैब साइकिल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रैब साइकिल की रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और इस रिएक्शन से लगभग 30 ATP मिलते हैं। हमें कितने ATP मिलते हैं? 30 ATP प्राप्त होते हैं। और ये 30 ATP 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन से और एक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से प्राप्त होते हैं। अब ये 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें 28 ATP मिलते हैं और एक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से 2 ATP मिलते हैं। तो 28 + 2 30 हो जाते हैं। अब हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से थे। तो पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया आपका पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम्स बने, तब उसमें क्या हुआ, 2 NAD में कन्वर्ट हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक मॉलिक्यूल NAD का NADH2 में रिड्यूस होता है तो 3 ATP बनते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल हुए तो 6 ATP बन गए। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ सिट्रिक एसिड से सिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स के दौरान जो है 2 NADH2 में कन्वर्ट हुए, तो यहाँ पर भी 6 ATP बन गए। इसी तरह से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम्स बने, वहां पर भी 2 NADH2 में कन्वर्ट हुए। अच्छा, वहां पर 2 नहीं लिखा है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि हमेशा क्या होता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड्स बन रहे हैं, तो ये जितने भी NAD या ATP या FAD जो भी लिख रहे हैं उनके आगे 2 कंपल्सन होता है लिखना। यदि आप नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड होता है कि 2 मॉलिक्यूल बने तो आगे भी 2 ही सब यूज होते हैं। तो अब अल्फा कीटो से सक्सिनाइल में 2 NAD तो 6 ATP बन गए। फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड्स में क्या बने, 2 FAD से FADH2 बन गए। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि जब एक NAD मॉलिक्यूल NADH2 में रिड्यूस होता है 3 ATP बनते हैं, उसी तरह से F का मतलब होता है फ्लेमिन, फ्लेमिन एडिनो डाई न्यूक्लियोटाइड्स, FAD इसका फुल फॉर्म होता है। फ्लेमिन एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये कोएंजाइम्स की तरह हेल्प होते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस दिन कोएंजाइम्स में बताया था कि ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस वाले कोएंजाइम्स जो होते हैं, कुछ आपके जो होते हैं विटामिन वो होते हैं डिराइव्ड होते हैं, कुछ नॉन विटामिन डिराइव्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से डायरेक्ट डिराइव्ड होते हैं, तो उसमें FAD होता है। इसका फुल फॉर्म है फ्लेमिन एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और FMN यदि लिखा रहता है तो उसको बोलते हैं फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो आपके जो 2 शॉर्ट नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। NAD का फुल फॉर्म क्या है, NADH2 का, FAD का, तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक NAD का फुल फॉर्म क्या है, NAD का फुल फॉर्म बताइए, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है ना। NADP बोलते हैं तो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट हो जाएगा।
और यदि डीपी नहीं लिखा है तो निकोटिनामाइन एडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये जो होते हैं आपके एफएडी एनएडी, तो इसी तरह से एक एफएडी एफएडीएस2 जब कन्वर्ट होता है तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। जब एक एनएडी एनएडीएस2 में कन्वर्ट होता है तो 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह से एफएडी के लिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, तो यहाँ पर 2 एफएडी 2 एफएडीएस2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 into 2 कितने बने, 4 एटीपी मॉलिक्यूल। तो पांचवा जो है मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिड से बनने में भी फिर से 2 एनएटी। तो इस तरह से 6 4 10 6 16 16 6 22 6 28 आपके जो है टोटल 6 करके 28 एटीपी आपके जो बन गए टोटल। ये 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इनमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से तो टोटल 28। तो समझ में आ गया कैसे 28 एटीपी बने? यस मैम। हाँ, अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो बाकी के जो 2 एटीपी है फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से बने। तो आपने देखा होगा कि एंजाइम से सक्सिनिक एसिड्स बनने में हमने जो यहाँ पर साइकिल देखी थी, ये साइकिल यहाँ पर देखिए, सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड्स बनने में 2 जो जीडीपी मॉलिक्यूल है वो जो 2 जीटीपी बना रहे हैं। मतलब डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक आईपी लिखा है, आई मीन्स होता है इनऑर्गेनिक, पी मीन्स होता है फॉस्फेट। तो जब 2 फॉस्फेट में एक तीसरा फॉस्फेट जुड़ जाता है तो बन जाता है ट्राइफॉस्फेट, और जो ट्राइफॉस्फेट होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, हमें मालूम है एटीपी का। तो यहाँ पर 2 जीटीपी बन रहे हैं तो 2 एटीपी इससे बन गए। तो 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मिले हमको 28 एटीपी और 2 मिल गए हमको आपको उससे मिल गए आपके किससे, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से। और उसकी वजह से जब क्योंकि जो फॉस्फेट मूलक जुड़ रहा है ना, डाई में एक और फॉस्फेट मिल रहा है तो उसको फॉस्फोराइलेशन मूलक कहते हैं। तो इस तरह से 30 एटीपी बन गए। तो टोटल एनर्जी हमको क्रेब्स साइकिल से मिली 30 और 8 हमको ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस से मिल गई थी। तो हमें टोटल जो नेट गेन एनर्जी का हम बोलेंगे वो कहलाएगा 38 एटीपी। तो जब कोई एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जब एक बार जब आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो हमें टोटल 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जब ग्लाइकोलिसिस का एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है तो कितने टोटल एटीपी गेन होते हैं, हमेशा याद रखना 38 एटीपी गेन होते हैं, जिसमें कि 38 एटीपी हमको मिलते हैं क्रेब्स साइकिल से और 8 एटीपी हमको मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस से। और ये जो प्रोसेस होती है ये प्रॉपर तीनों स्टेप्स कंप्लीट होते हैं आपके किसमें, ऑर्गेनिक सॉरी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, तो ये इनके अंदर 38 एटीपी हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से मिलती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, तो उसी के लिए डिस्क्राइब के लिखा है कि ये जो होती है एम्फीबोलिक साइकिल, टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस साइकिल में ऐसे बहुत से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं जो एमिनो एसिड, प्रोटीन व न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का कार्य करते हैं। प्रिकर्सर माने पूर्वगामी पदार्थ। मैंने आपको बताया था प्रिकर्सर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रेजेंस में उस पदार्थ को बनाने में आसानी होती है। तो जिसमें ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होता है और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड्स होता है, ये एमिनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं। जैसे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है आगे चलकर वो एस्पार्टिक एसिड और मीथियोनिन बनाता है, एस्पार्टेट जो आगे चलकर लाइसिन और थ्रियोनिन बनाता है। ये एमिनो एसिड्स के नाम है। इसी तरह से अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन बनाता है और ग्लूटामिक एसिड से आगे चलकर आर्जिनिन और प्रोलाइन बनते हैं। तो मैंने आपको जब प्रोटीन बताया था कि 20 एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में। तो एम्फीबोलिक जो पाथवे इसलिए क्रेब्स साइकिल को कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो ब्रेकडाउन भी प्रोसेस चल रही है, साथ में सिंथेसिस प्रोसेस भी चल रही है। तो जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है तो साइकिल को हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। तो ये इसका आंसर है कि क्रेब्स साइकिल जो है वो क्यों एम्फीबोलिक पाथवे कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है हमने सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी। तो वही चीज आपके इसमें स्लाइड में भी वही सारी चीजें डिटेल है जो मैंने आपको समझा दिया। तो टोटल जो हमारी 70 से 75% एनर्जी जो है वो क्रेब्स साइकिल के दौरान ही बनती है। ये देखिए, ये इसमें पूरा इन्होंने क्रेब्स साइकिल जो बनाई है इक्वेशन बेसिस पे बनाई है, लेकिन आपको इक्वेशन टफ पड़ेगा, बस नाम से ही याद रखना। और रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के तो वो सारे रिएक्शन इन्होंने अलग अलग उसको एक्सप्लेन, एक एक रिएक्शन को हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि भाई आइसोसिट्रिक से सिट्रिक एसिड से आइसो सिस एकोनेटिक एसिड्स बना, फिर ये बना, फिर ये बना। तो ये सारा और एनर्जी रिलेशनशिप में इसमें बताया है
कि जो है 38 एटीपी कैसे बने, तो 8 एटीपी तो हमको उससे मिले थे और 30 एटीपी हमको इस साइकिल से मिले, तो 38 एटीपी बने। तो इस तरह से ये पूरा इसका जो डिटेल क्लैरिफिकेशन है वो इसमें है सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद जो आपका है वो है एचएमपी शंट बोलते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। तो आपको ये पूरा ग्लाइकोलिसिस ये पूरा एरोबिक ऑक्सीडेशन समझ में आ गया साइकिल? Yes, ma'am. तो ये हमेशा याद रखना कि कोई भी जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है, जब हम सांस लेते हैं, हमें सांस लेना बड़ा आसान क्रिया लगती है कि अरे हमने सांस ली सांस छोड़ दी, लेकिन एक्चुअली में ये एक क्रमबद्ध तरीके से होने वाली क्या होती है, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होते हैं जो एंजाइम्स की मदद से कंप्लीट होते हैं, और इन्हीं रिएक्शंस के दौरान जो है एटीपी का सिंथेसिस होता है, और यही एटीपी जो होती है हमारी एनर्जी जो होती है, हमारे शरीर की एनर्जी होती प्रोवाइड करती है, और इसी एनर्जी से हम बहुत सारे काम करते हैं। तो इसलिए कई बार होता है कि जब हमें कुछ कमजोरी लगती है, ऐसा लगता है तो हमें लगता है शुगर खाना चाहिए, तो शुगर जो है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, तो एक बार टूटने से 38 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इसी से आप अंदाज लगाइए कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे शरीर में टूटते होंगे, तो कितनी एटीपी एनर्जी होती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार जब ये आपको बताया कि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें ये 3 स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप्स होगा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप्स होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एसिटिल कोएंजाइम्स बनना, और तीसरा स्टेप्स होता है क्रेब्स साइकिल। लेकिन यदि हम एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही पाया जाता है, और उसी में क्या होता है आगे चलकर वो डायरेक्ट उसमें सेकेंड और थर्ड स्टेप्स नहीं होते हैं, और डायरेक्ट जो है वो ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स में बदल जाता है। उसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस उसको जब सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है तो वो एनर्बिक रेस्पिरेशन कहलाता है, लेकिन जब वो आउटसाइड सेल कराते हैं हम इस प्रोसेस को किसी कल्चर मीडिया के ऊपर या प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, तब उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और हमारे माइक्रोबायोलॉजी में फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ी वेस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर एनारोबिक होते हैं, और वो अपनी इस एनारोबिक कंडीशन की वजह से जो है वो अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो पूरी की पूरी ब्रूअर इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे इसी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा करेंसी हमारे जो है अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज से ही आती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनके बगैर हम जो है इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्कोहल का जो फॉर्मेशन है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, और उनमें यही वो अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ही करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस से यूजफुल बेनिफिशियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा जो पाथवे, ये तो एक कॉमन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में पाथवे हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मेन ट्रैक से गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाने के बाद हमारे पास जैसे एक होता है ना कि चलो ये रास्ता तो है ही हमारे पास मुख्य रास्ता कि हमें आगरा से दिल्ली जाना है, लेकिन आगरा से दिल्ली जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता पता, दूसरा एक अल्टरनेटिव पाथवे भी होता है। तो ऐसा ही पाथवे जैसे कि ग्लाइकोलिसिस था, तो कुछ ऐसा ही पाथवे जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है, जिसमें कि शुगर का जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, उस अल्टरनेटिव पाथवे को हम बोलते हैं एचएमपी शंट। शंट वर्ड इसीलिए जोड़ा गया है, शंट का मतलब ये होता है कि पाथवे एक जंक्शन अलग सा एक अल्टरनेटिव पाथवे विकल्प, मतलब हाँ चलो इस रास्ते से नहीं, चलो तो इस रास्ते से भी जाएंगे तो हमें एंड प्रोडक्ट वही मिलेगा, लेकिन वो पाथवे दूसरा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे, और उस पाथवे का नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, या इसको बोला जाता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्योंकि इसमें जो अभी तक हमने जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी वो हेक्सोज शुगर से चालू हुई थी, इसमें जो है शुगर जो मेन होती है वो पेंटोज शुगर का काम होता है, और इसलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, या इसका पाथवे का तीसरा नाम है फॉस्फे ग्लूकोनेट पाथवे। तो ये जो पाथवे है ये इसका नाम है कि आल्सो कॉल्ड हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल का लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है, एंड इट इज कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ NADPH एंड पेंटोज। ये जो है एक्चुअली में ये जो साइकिल होती है ये NADPH जो है इसके सिंथेसिस के लिए, और पेंटोज शुगर के सिंथेसिस के लिए साइकिल का इस्तेमाल होता है। द एंजाइम ऑफ HMP शंट आर लोकेटेड इन द साइटोसोल, और HMP पाथवे ये भी आपका साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोसोल में ही पाए जाते हैं। The tissue such as liver, adipose tissue, adrenal gland, erythrocyte, testes, and lactating mammary gland are highly active in HMP shunt.
ये जो साइकिल है वो इन टिश्यू के अंदर ज्यादातर होती है, किसके अंदर, लीवर के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, इरिथ्रोसाइट्स टेस्टिस के अंदर, एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड मतलब दूध वाली जो स्तन वाली ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर। और ये हाईली ये जो होता है ये शंट एक्टिव होता है। Most of these tissue are involved in the biosynthesis of fatty acids and the steroid and which are dependent on the supply of NADPH। ये जो NADPH होता है ये कोएंजाइम्स होता है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे एटीपी NADPH बनने में एटीपी का सिंथेसिस होता है। अब ये सर जो सारे टिश्यू होते हैं इनका काम होता है ये सिंथेसिस, फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं और स्टेरॉइड्स हार्मोन वगैरह ये सब बनता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ये HMP संट का ज्यादातर ये क्योंकि इनको NADPH2 की सप्लाई लगातार चाहिए होती है और NADPH2 का जो बायोसिंथेसिस है वो इसी साइकिल के द्वारा होता है जिसका नाम है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, या इसको HMP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये जो साइकिल है इसकी जो साइकिल है इसमें इन्होंने शायद इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे अच्छा मेरे इसमें नोट्स में आपके ये अभी इतना ही है, इसमें साइकिल है कि नहीं HMP, हाँ नहीं है। चलिए मैं इसको आपको नोट्स मैं अगली बार कल आपको फिर इसको पढ़ाती हूँ, आज के लिए साइकिल उसमें दिखा देंगे। तो ये HMP मोनोफॉस्फेट शंट क्या है, इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई ना। Yes, ma'am. तो इसको कल और साइकिल को मैं अपने इसमें दिखा दूंगी नोट्स में, साइकिल क्लियर, तो उससे साइकिल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही। तो ये आपका पूरा आज एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट जो है कल हम लोग इसको फिर पढ़ेंगे HMP पाथवे क्या होता है, और आगे के जो भी और भी पाथवे हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वो सारे पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, मैं आपकी क्लास लीव करती हूँ।